अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 503 का टॉपिक नंबर 31 से 35 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 31 का बेसिकली टाइटल है स्पैन ऑफ कमांड सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन एंड लाइन वर्सेस स्टाफ अथॉरिटी। अब बेसिकली इसमें जो डिस्कस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिस्कस करना है हमने वर्टिकल कोऑर्डिनेशंस के बारे में। सो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं, लाइक ऐसे लिंक्स हैं जो कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पर, जिसमें आप लोग डिफरेंट किस्म के जो आपके गोल्स हैं उसे अचीव करने के लिए। फर्दर ये कि इसमें बात की गई है सेकेंडली फॉर्मलाइजेशन के बारे में। सो फॉर्मलाइजेशन एक डिग्री है जिसमें रिटन पॉलिसीज की डिग्री और रूल्स की मतलब बेसिकली एक डिग्री है, डिग्री ऑफ रिटन पॉलिसीज एंड रूल्स। ये एसेंशियल होती है बेसिकली एक्सेसिवली, और उसके अलावा जो है इसकी जो एक्सेसिव फॉर्मलाइजेशन है वो हिंडर करती है क्रिएटिविटी को और इनोवेशन वगैरह को। उसके बाद यहाँ बात की गई है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स पे। इसमें जो है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है और बहुत कम फैक्टर्स भी नहीं है, मतलब एक लिमिटेड रेंज में इसके सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि आइडियल होता है किसी भी मैनेजर के लिए, किसी भी मतलब मैनेजमेंट की प्रोडक्शंस के लिए। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस के बारे में। अब इसमें आते हैं हायरार्किकल लेवल्स। अब इसमें जो है आपका फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं, टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं। उसके बाद बात यहाँ पे की गई है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की बात कर ले, सो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि टॉल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की गई है। तो जो टॉल स्ट्रक्चर है वो नैरो स्पैन होता है, उसमें हायरार्किकल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, पोटेंशियली वो कॉज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, रूटीन जॉब्स वगैरह को। डाउन साइजिंग की बात की गई, सो जो डाउन साइजिंग इसमें इन्वॉल्व होता है रिड्यूस करना आपकी मिडिल मैनेजमेंट लेयर्स को, उसके अलावा एक्सपेंड करना स्पैन ऑफ कंट्रोल और रिस्ट्रक्टिंग करना बेसिकली आपके जो मेजर एम्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस के विद इन योर बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। डाउन साइजिंग की फर्दर बात कर लें सो इसमें जो आपको केयरफुल रहना पड़ता है प्लान करते हुए, ताकि आप अवॉइड कर सको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को। उसके बाद यहाँ बात की गई है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन बेसिकली रिटेन करती है पावर को एट योर टॉप लेवल, इसमें वो फैसिलिटेट करती है कोऑर्डिनेशंस को, लीडरशिप्स को। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट में शो करा, मतलब कोई तोड़ना किसी चीज़ को, सो वो डेलीगेट करता है पावर को लोअर लेवल से। उसके अलावा ये इनेबल करता है फास्ट डिसीजन मेकिंग्स को, और एम्प्लॉयमेंट जो है आपकी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा ये फूस्टर करता है। एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन देख लें तो इसमें इंक्लूड आपकी कोऑर्डिनेशन और आपके एक्सपीरियंस डिसीजन मेकिंग आते हैं। उसके अलावा जो डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस हैं उसमें आप ऑफर करते हो एक फास्टर डिसीजन और एक इनरिच जॉब का जो क्राइटेरिया उसको। उसके बाद यहाँ बात की गई है लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी के बारे में। अगर इसको देख लें लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी को, सो बेसिकली यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि जो लाइन पोजीशंस हैं उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो अचीव कर सकते हैं योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और जो स्टाफ पोजीशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ को। कॉन्फ्लिक्ट्स इनके दरम्यान में राइज होता है, मतलब कि लाइन और स्टाफ अथॉरिटी के दरम्यान कॉन्फ्लिक्ट भी राइज होता है, जो कि क्लैरिफाई करते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी को और प्रिवेंट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को इसमें फर्दर। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशंस के बारे में। सो हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन के बारे में जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, इसमें बताया गया है कि ऐसे लिंक्स हैं जो कि जो बेसिकली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अक्रॉस द डिपार्टमेंट एट सिमिलर लेवल। इसके अलावा ये प्रमोट करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को, और उसके अलावा जो आपकी शेयरिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन की वो इसमें ऐड होता है। उसके अलावा इसमें इनोवेशंस ऐड होती है, और फर्दर ये कि एसेंशियल है किसी भी सर्कमस्टांसेस के लिए, मतलब जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के सर्कमस्टांसेस उनके लिए एसेंशियल है, अनसर्टेनिटीज़ के लिए एसेंशियल है। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट में बात की गई है यहाँ पे मैनेजर इंट्रीगेटर्स के बारे में। सो बेसिकली जो मैनेजर इंट्रीगेटर है वो कोऑर्डिनेट करते हैं वर्क को बेसिकली अक्रॉस योर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स विदाउट एनी लाइन अथॉरिटी। फर्दर ये कि इसमें एग्जांपल के तौर पे आपने इंक्लूड किया है यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजर की जो मतलब कि उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स आते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स आते हैं और ब्रांड मैनेजर्स आते हैं। सब चीज़ें इसमें ऐड। उसके अलावा उनको नीड होती है कि वो गेन करें कॉर्पोरेशन को फ्रॉम योर स्टाफ मैनेजर्स, ताकि इम्प्लीमेंट कर सकें अपने प्रपोजल्स की। चैप्टर नंबर
32 की तरफ चलें तो इसमें बात की गई ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड ऑर्गेनिक वर्सेस मैकेनिस्ट वर्सेस वर्चुअल स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम जॉब रोटेशन को। सो जॉब रोटेशन का बेसिकली पर्पस ये है कि कंपेयर करता है आपके बोर्ड को अक्रॉस योर लाइक जो ट्रेन एम्प्लॉयज हैं उनको फॉर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी जॉब असाइनमेंट्स के दौरान। फर्दर ये कि प्रमोट करता है एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट को बाय इंक्रीजिंग योर कैपेबिलिटीज और अंडरस्टैंड करके डिफरेंट किस्म के वेरियस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट्स हैं उनको इनकम्पस करने के बाद उसके बाद यहाँ डिस्कस किया गया पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में। सो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं बेसिकली वो रोटेट इंडिविजुअल्स के लिए परसीव की जाती है एज ए टेम्परेरी और जो कि लीड करती हैं आपके लॉयल्टी कंसर्न्स के साथ। उसके बाद जॉब एनलार्जमेंट को देख लें। सो जॉब उसकी डेफिनेशन बेसिकली इस तरीके से कि एलोकेशन करना किसी भी एक वाइडर वैरायटी को किसी सिमिलर टास्क के तौर पे और उसको एक चैलेंजिंग तौर पे परफॉर्म करना। फर्दर ये कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर प्रॉब्लम्स की बात कर लें तो इसमें सिंपल टास्क ऐड किए जाते हैं जहाँ पे वर्क बोर्ड रूम जो है वो प्रीस्ट होता है, उसके अलावा ये लीड करता है लोअर एफिशिएंसी और अदर इश्यूज के साथ। उसके बाद यहाँ बात की गई है जॉब एनरिचमेंट के बारे में। सो ये अपग्रेड करता है आपके जॉब टास्क को और उसके अलावा ये इंक्रीज करता है आपकी ग्रोथ को, अचीवमेंट को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, आपकी रिकॉग्निशन वगैरह को। और इसका जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल्स है उसमें कोर कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड है आपकी स्किल, वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक वगैरह सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। उसके बाद लास्ट में बात की गई यहाँ पे थ्री क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स के बारे में। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, थ्री क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स में इसमें मीनिंगफुलनेस होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड पे आता है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड में आता है आपका नॉलेज ऑफ रिजल्ट। और इनके जो आउटकम्स है वो हायर इंटरनल वर्क मोटिवेशन भी होता है, मतलब ग्रेटर सेटिस्फैक्शन होती है ऑफ योर ग्रोथ, नियर जॉब सेटिस्फैक्शन है। उसके अलावा इसमें इंक्रीज करता है आप अपनी वर्क इफेक्टिवनेस वगैरह को भी। फर्दर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सक्सेसफुल है वो डिपेंड करता है ऑन योर वर्कर हाई ग्रोथ पे, और उसके अलावा उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो भी जॉब एस्पेक्ट्स के अंदर ही ऐड की जाती है। नेक्स्टली यहाँ पे बात की गई है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन डिसीजंस के बारे में, जिसमें आपके दो डिसीजंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ये कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया गया यहाँ पे। सो इसमें आपकी स्ट्रेटजी आती है, साइज आता है, टेक्नोलॉजी आती है, डिग्री ऑफ एनवायरनमेंट आता है। उसके अलावा जो अनसर्टेनिटीज हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को, वो भी इसमें ऐड होती हैं। उसके बाद यहाँ बात की गई है मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो इसमें जो बेसिकली कैरेक्टराइज करता है आप हाई स्पेशलाइजेशन को, रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है इसमें। फर्दर ये कि हाई फॉर्मलाइजेशन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स और लो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी इसमें ऐड होता है। उसके बाद यहाँ बात की गई है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये हाईली अडेप्टिव और फ्लेक्सिबल होते हैं विद लिटिल वर्क ऑफ स्पेशलाइजेशन। मिनिमल फॉर्मलाइजेशन होते हैं, लिटिल डायरेक्ट सुपरविजन होते हैं। उसके अलावा इसकी कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी स्ट्रेटजी पे, साइज पे, उसके अलावा टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज पे भी डिपेंड करते हैं ये सब चीज़ें। फर्दर यहाँ बात की गई है कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सो इसमें लो डिपार्टमेंटलाइजेशन आता है, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, सेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ हैं और उसके अलावा लिटिल फॉर्मलाइजेशन है। उसमें इफेक्टिवनेस जो है इसकी वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में है, बट जो लेस सूटेबल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो करने के लिए। उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात की गई जो कि ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज़ के साथ। और लास्ट पे बात कर रहे हैं यहाँ पे डिवीजनल स्ट्रक्चर की जो कि ऑटोनोमस और सेल्फ कंटेन यूनिट के साथ बनता है। फर्दर यहाँ डिस्कस किया गया कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस के बारे में। सो अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया टीम बेस्ड स्ट्रक्चर के बारे में। सो टीम बेस्ड स्ट्रक्चर इन सेंस की जो आपके जो स्ट्रक्चर जो कि ग्रुप और टीम्स मिलकर बनाते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के लिए। सेकेंडली बात की गई प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक स्ट्रक्चर्स की। सो इसमें मैट्रिक डिज़ाइन करते हैं बेसिकली स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं। फर्दर ये कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये स्ट्रक्चरली परमानेंटली डिज़ाइन किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें प्रॉपर मैनर में। ऑटोनोमस इंटरनल यूनिट्स की बात कर लें तो इसमें इंडिपेंडेंट आपका एक पॉइंट आता है। सेकेंडली है डिसेंट्रलाइज बिजनेस यूनिट्स आते हैं विद देयर ऑन प्रोडक्ट्स, क्लाइंट्स आते हैं, कॉम्पिटिटर्स आते हैं, प्रॉफिट गोल्स आते हैं। बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस में आपके जो डिज़ाइन है वो लिमिटेड नहीं होते, प्री डिफाइंड होते हैं बाय योर बाउंड्रीज।
लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन टू रिस्पॉन्ड होता है और चेंजिंग मार्केट डिमांड्स भी इसमें ऐड होती हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 33 की बात करें तो इसमें डिस्कस किया गया लीडिंग एंड लीडरशिप मोटिवेटिंग सेल्फ एंड अदर्स। अब इसमें नेचर ऑफ मोटिवेशन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया। सो मोटिवेशन बेसिकली कैसी विलिंगनेस है, लाइक किसी को इतना एबल करना, किसी को अपनी बातों से या कुछ ऐसे काम करके एबल करना कि वो किसी काम को करे, मतलब उसका जो करेजमेंट है, जो उसका हौसला, उसको इंक्रीज करना। सो मोटिवेशन बेसिकली एक विलिंगनेस है जिसमें आप एग्जर्ट करते हो हाई लेवल ऑफ एफर्ट ताकि आप रीच कर सको अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। उसके अलावा जो कंडीशंस है बाय द एबिलिटी जो कि सेटिस्फाई करती हैं आपके इंडिविजुअल्स की नीड को। इसमें आपकी एफर्ट्स आती हैं, नीड्स आती हैं, मोटिवेशन आते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है। उसके अलावा जो मोटिवेशन है वो एक ऐसी फोर्स है जो कि एनर्जाइज करती है आपके बिहेवियर को, आपको डायरेक्शंस देती है और उसके अलावा अंडरलाइन करती है आपके परसिस्टेंस वगैरह को। परफॉर्मेंसेज इसमें कहा गया है कि वो इन्फ्लुएंस करती है आपकी एबिलिटी को, मोटिवेशन और वर्किंग कंडीशंस को। जो मैनेजर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं वर्किंग कंडीशंस और जो कि नेचर को सपोर्ट करती है, मतलब, और उसके अलावा जो है वो सपोर्ट करती है इंडिविजुअल्स के मोटिवेशंस को। अब फर्दर यहाँ पे बात की गई है एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशंस के बारे में। सो अगर इनको देख लें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनर नीड्स एंड कॉम्बिनेशन लीड्स टू बिहेवियर। फर्स्ट एलिमेंट इसका ये आता है। सेकंड पे बात की गई कि जो बिहेवियर है वो रिजल्ट होता है आपके रिवॉर्ड का, रीइंफोर्समेंट, मतलब कि फुलफिलिंग करता है आप उसमें नीड की। जस्ट लाइक मैंने पहले भी अपने एक लेक्चर में बताया था कि जो आपका बिहेवियर है वो आपके रिवॉर्ड पे बेस करता है। मतलब अगर आपकी बुरी हरकत करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो नेक्स्ट टाइम आप वो हरकत नहीं करोगे। अगर आप अच्छा काम करते हो उस पर भी आपको जो कोई रिवॉर्ड मिलेगा जिससे आप वो हरकत या वो काम दोबारा रिपीट करोगे। थर्ड पे बात की गई यहाँ पे लेक ऑफ रिवॉर्ड्स के, मतलब कि अनफुलफिल्ड नीड्स जो एक्सपेक्टेशंस हैं अबाउट द फ्यूचर, उसमें लेक ऑफ रिवॉर्ड्स का भी एक पॉइंट ऐड किया है उन्होंने। उसके बाद फर्दर बात कर रहे हैं इंस्ट्रिक्ट वर्सेस एक्सट्रीम मोटिवेटर्स के बारे में। सो अब ये जो इंस्टिंक्ट है बेसिकली इंटरनल डिज़ायर जो कि सेटिस्फैक्शन के साथ इंटरलेट करती है, उसके अलावा रिस्पेक्ट के साथ, प्रेस्टीज के साथ और लॉयल्टी के साथ। एक्सट्रीम की बात कर लें तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पे है, बोनसेस एंड टैंगिबल बेनिफिट्स वगैरह सब चीज़ें इसमें आती हैं। फर्दर बात की गई है सजेस्टिंग फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें एक्नॉलेजमेंट होती है डिफरेंट वेरिएशंस की अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, एटीट्यूड्स और जो आपकी पर्सनैलिटी है, अदर इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। फर्दर यहाँ बता रहे हैं मैच पीपल्स टू जॉब्स। अब इसमें आइडेंटिफाई करते हो आप इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल नीड्स को, प्रोवाइड करते हो जॉब्स जो कि इंडिविजुअल्स को अलाउ करते हैं ताकि वो अपनी नीड्स पूरी कर सकें। फर्दर यहाँ पे यूज गोल्स की बात कर रहे हैं। सो यूज गोल इन सेंस के इसमें आप सेट करते हो अपने हार्ड और स्पेसिफिक गोल्स हो, जो कि उसके बाद जो आपका फीडबैक है वो आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंश्योर अटेनेबिलिटी ऑफ गोल्स में आप के जो गोल्स हैं वो परसीव होते हैं एज एन अटेनेबल, जो कि मेंटेन करते हैं आपके हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स को। इंडिविजुअल रिवॉर्ड की बात कर लें तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिफरेंट रिवॉर्ड्स की लाइक ज़रूरत होती है, जो कि उनकी नीड होती है। उसके अलावा ये टेलर करते हैं रिवॉर्ड्स को। फर्दर ये कि लिंक रिवॉर्ड टू परफॉर्मेंस में जो आपके रिवॉर्ड्स हैं वो कॉन्टीजेंट होता है आपके डिजायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड लास्ट पे डिस्कस किया गया चेक फॉर इक्विटी के बारे में। ये इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं एक फेयर बैलेंस बिटवीन योर रिवॉर्ड एंड इनपुट्स। और लास्ट पे एज पॉइंट की बात की गई है। इसमें कंसीडर करते हो आप मॉनिटरी इंसेंटिव्स का, मतलब कि जो आपका पे इंसेंटिव्स है वो कैसे हैं, परफॉर्मेंसेस बेस्ड इंक्रीजमेंट कैसे हैं, और जो बोनसेस है वो किस तरीके से एसेंशियल आपकी एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए। चैप्टर नंबर 34 की बात करें तो उसमें बात की गई है मैस्लो नीड्स थ्योरी एंड इट्स एनालिसिस के बारे में। अब यहाँ पे मैस्लो की थ्योरी है, हायरार्की की थ्योरी है। इसमें हायरार्की ऑफ नीड्स आता है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, उसके अलावा बिलोंगिंगनेस नीड, एस्टीम नीड्स वगैरह सब इसमें ऐड है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी इसी में आती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड, वाटर या शेल्टर जो है आपका पनाह, जिसमें मतलब का जो घर है वो आपकी बेसिक नीड्स में आते हैं। उसके बाद सेटिस्फाई करना है नीड्स को एक प्रीरिक्वेस्टिक है किसी भी मोटिवेशन के फैक्टर के लिए। उसके बाद सेफ्टी नीड्स में आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स इंक्लूडेड, जिसमें आपका वर्क प्लेस है, जैसे कि इसमें आपकी जॉब कंटिन्यूटी और आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं आपकी सिक्योरिटी में। उसके बाद बिलोंगिंगनेस नीड्स की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होती है आपके डिज़ायर फॉर अफिलिएशन और एक्सेप्टेंस बाय अदर।
फर्दर इसमें आप सेटिस्फाई करते हो थ्रू योर फैमिली, कम्युनिटी और वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स जो इसमें ऐड किए जाते हैं। उसके अलावा स्टीम नीड्स में आप डिज़ायर करते हो फॉर अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, जिसमें आपकी रिकॉग्निशन होती है फ्रॉम अदर्स। और इसके अलावा जो है ये जो नीड है ये सेटिस्फैक्शन को लीड अप करते हैं, जैसे कि पावर है, प्रेस्टीज और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। लास्ट में बात की गई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के बारे में। इसमें प्रिटेन करते हो, डेवलप करने में अपनी कैपेबिलिटीज को रीच करते हो, फुल पोटेंशियल को कंसीडर करते हो हाईएस्ट नीड्स इन द हायरार्की। सेकेंडली बात की गई है हायरार्की डायनामिक्स के बारे में। इसमें जो डिस्कस किया है कि बेसिकली वो ये कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो मोटिवेशन है वो स्टार्ट होती है विद फुलफिलिंग देयर साइकोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद सेकेंडली ये कि जब उनकी जैसे पानी, खुराक, जो उनका मतलब बेसिक चीज़ें जब वो पूरी होंगी तो उनकी मोटिवेशन भी बढ़ेगी। फर्दर है कि ये जो प्रोग्रेशन है ये हायरार्की के लेवल्स पे अकर होती है, मतलब एक प्रॉपर हायरार्की है और टॉप टू बॉटम लेवल, मतलब कि बॉटम टू टॉप लेवल्स के इसमें सारे पॉइंट्स दिए गए। उसके अलावा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में एक पिनैकल है जो कि रिप्रेजेंट करता है डिजायर टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल्स। रिसेंट स्टडीज की बात कर लो तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज किए थे अबाउट द यूनिवर्सलिटी और एप्लीकेबिलिटी ऑफ हायरार्किकल एस्पेक्ट्स के बारे में डिबेट हुए थे इसके बारे में कुछ, और इसमें जो थे 5 लेवल्स ऑफ नीड्स हैं। अब फर्दर यहाँ बात की गई है एनालिसिस एंड वीकनेस थ्योरी के बारे में। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया नॉट यूनिवर्सली प्रेजेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंस है आपके 5 लेवल्स की नीड्स की वो कंसिस्टेंट होते भी हैं पर नहीं भी होता है, लाइक पार्शली तौर पे वो हर किसी के लिए कंसिस्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। सेकेंडली बात की गई ऑर्डर एंड हायरार्की वेरिएबिलिटीज के बारे में। इसमें ऑर्डर और हायरार्की की जो नीड्स हैं वो ऑफर करती हैं, मतलब डिफर करती हैं अमंग योर इंडिविजुअल्स। थर्ड पे बात की गई कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में। कल्चरल वेरिएशंस जो है वो एडवोकेटली कंसीडर नहीं की जाती किसी भी थ्योरी में। फोर्थ पे डिस्कस कर रहे हैं कंट्री एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। ये हायरार्की है ये नीड करता है बेसिकली इन सर्टेन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि चाइना में डेविएट करता है। उसके अलावा मैस्लो थ्योरी में ही काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड है। अब फर्दर जो था इसमें मैस्लो की नीड्स को एक इन्फ्लुएंशली तौर पे उन्होंने शो करवाया हुआ है, जिसमें उन्हें फेस करना पड़ा क्रिटिसिज्म बिकॉज उसमें लेक ऑफ यूनिवर्सलिटी थी, कल्चरल कंसिडरेशन बहुत कम थी। उसके अलावा रीजन हायरार्की थी जो कि अप्लाई नहीं हो रही थी, यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो रही थी। कल्चरल डिफरेंसेस आ रहे थे, उसके अलावा एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रही थी, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी मोटिवेशन की। उसके बाद चैप्टर नंबर 35 को देख लें। इसमें बात की गई अदर नीड्स एंड कॉन्गिनेटिव थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अब इसमें बात की गई एमसी ग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई की। अब यहाँ पे थ्योरी एक्स में जो बेसिकली इम्प्लॉयमेंट ये किया गया कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसलाइक करते हैं वर्क को, वो लेजी होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हैं। उसके अलावा उनको करियर की नीड होती है। थ्योरी वाई में ये बताया गया कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रिएटिव होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं। उसके अलावा वो एक्सेस करते हैं सेल्फ डायरेक्शंस को। फर्दर डोमिनेट फैक्टर्स के बारे में बात की गई। डोमिनेट फैक्टर्स इन सेंस के थ्योरी एक्स एज्यूम करते हैं लोअर ऑर्डर नीड्स ऑफ डोमिनेट, और जो थ्योरी वाई है वो एज्यूम करता है हाई ऑर्डर नीड्स डोमिनेट करता है। फर्दर यहाँ बात की गई है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में। इसको 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हाइजीन फैक्टर्स बेसिकली जो है वो डिससेटिस्फैक्शन के साथ डील करता है, इन सेंस कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी पे है, वर्किंग कंडीशन है, सुपरविजन है, वो किस तरीके से आपकी डिससेटिस्फैक्शन को मतलब कॉज करिए, मतलब आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी सैलरी कम है इन सेंस। उसके अलावा ये एलिमिनेट करती है डिससेटिस्फैक्शन बट नॉट नेसेसरी टू मोटिवेट, बट ये मोटिवेट नहीं करती। सेकेंडली बात की गई है मोटिवेटर फैक्टर्स के बारे में जो कि सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करते हैं। इसमें आपके इंस्टेंट फैक्टर होते हैं जैसे कि आपके अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये इंक्रीज करता है आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन को और मोटिवेशन को। उसके बाद थर्ड थ्योरी की बात की गई है ERG थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। इन सेंस के यहाँ पे E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ। एग्जिस्टेंस नीड बेसिकली इसमें आपके मेडिटल और साइकोलॉजिकल डिज़ायर्स आते हैं जो कि आपके वर्क से रिलेटेड होती हैं। रिलेटेड नीड्स में आपकी कंसर्न होता है आपका रिलेशनशिप के साथ, बहुत पर्सनल प्रोफेशनल दोनों किस्म के रिलेशनशिप्स आ सकते हैं। ग्रोथ नीड्स में आप इम्पल करते हो क्रिएटिविटी को, इनोवेशंस को, एक डिज़ायर जिसमें आप इम्पैक्टली सराउंडिंग करते हो पॉजिटिवली।
फोर्थ पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है। सो इसमें आप सेटिस्फाई करते हो ऑन लेवल, इनकरेज करते हो मतलब कंसर्न रखते हो अपने नेक्स्ट लेवल के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट करते हो मल्टीपल जो आपके इन सेंस जो आपके मल्टीपल नीड्स हैं जो कि कॉन्करेंटली आपको अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके अलावा जो फ्रस्ट्रेशन है रिग्रेशन प्रिंसिपल्स में आता है। तो इसमें आप कॉन्टिन्यूसली फ्रस्ट्रेशन को भी लीड अप करते हो जो कि आपके रिड्यूस करती है आपके कंसर्न फ्रॉम योर हायर लेवल नीड्स। फर्दर एक वायर नीड थ्योरी की बात की गई है जो कि दी थी MC कैलन ने। अब इसमें थेमेटिक एप्रिसिएशन मतलब थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT। फर्दर अब इसमें क्या होता है कि ये मेजर करता है आपके नीड्स फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर को। नीड्स की बात करें तो इसमें आप अचीवमेंट करते हो मतलब डिज़ायर फॉर एक्सीलेंस आता है, एफिलिएशन आता है जो कि डिज़ायर फॉर वार्म रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, पावर है जो कि डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। पर्सनल पावर वर्सेस इंस्टीट्यूशनल पावर की बात की गई है यहाँ पे। उसके बाद बात कर रहे हैं वो सक्सेसफुल मैनेजर प्रोफाइल्स के बारे में। इसमें मॉडरेटली हाई नीड्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल पावर्स में, उसके अलावा ये मॉडरेट करता है नीड फॉर अचीवमेंट को, और एटलीस्ट इसमें मिनिमम नीड फॉर एफिलिएशन होता है। इक्विटी थ्योरी की बात कर ले। सो इक्विटी थ्योरी में बेसिकली डिस्कस की थी एडम्स ने, जे एडम्स ने। अब इसमें हुआ क्या कि इसमें कंपैरिजन ऑफ आउटकम्स एंड इनपुट्स को डिस्कस किया गया, जिसमें एम्प्लॉयज़ को कंपेयर किया गया कि वो किस तरीके से अपनी जॉब में क्या इनपुट देते हैं और उनको आउटकम क्या मिलता है, मतलब कि वो कितना काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी कितनी मिलती है। रेफरेंट की बात की गई, मतलब रेफरेंट इंडिविजुअल्स और सिस्टम्स के तौर पे यूज़ किया गया एज इन कंपैरिजन। उसके बाद बात की गई एड्रेसिंग करने को इनइक्वालिटी को, जिसमें कई डिस्टोर्ट इनपुट्स और आउटकम्स को डिस्कस किया गया। इसमें इन्फ्लुएंस किया गया अदर्स को ताकि वो चेंज कर सके अपने इनपुट्स को और आउटकम्स को। फर्दर ये कि इसमें चेंजेस लाए गए और चूज़ किया कि डिफरेंट कंपैरिजन पर्सन को, और इसमें एक लास्ट पॉइंट दिया गया क्विट द जॉब, मतलब कि वो अपनी जॉब भी क्विट कर सकते थे इनइक्विटी की वजह से। फर्दर यहाँ वो डिस्कस कर रहे हैं सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजर्स के बारे में। सो इसमें कॉमनलिटीज़ आती है, मतलब एम्फोसिस कहता है हायर लेवल नीड्स फॉर मोटिवेशन को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखा, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उनको डाइवर्स नीड स्ट्रक्चर दिया गया, और उसके अलावा ERG थ्योरी इम्प्लीकेशंस की गई यहाँ पे, मतलब जो फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेशन था उसके इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स में लिया गया। और उसके अलावा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसमें इक्विटी थ्योरी की बात कर रहे हैं इन सेंस के जो आपके कह लें कि जो फोकस ऑफ फेयरनेस है इनपुट्स और आउटकम्स पे उसको डिस्कस किया गया। और लास्ट पे जो एम्प्लॉयज़ रिएक्शन है जो कि प्रिजीव करते हैं इक्विटीज़ को, डिस्टॉर्शंस को,